जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चुनावी रंग में रंग गई है। बूथ से लेकर मुख्यालय तक क्लस्टर बॉम्बिंग चल रही है। 2020 से भाजपा का फोकस संथाल परगना पर था, लेकिन अब अचानक कोल्हान पर फोकस आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को जमशेदपुर में परिवर्तन संकल्प रैली की शुरुआत करेंगे और भाजपा का चुनावी एजेंडा वही है जो लोकसभा के चुनाव में था। सिर्फ एक परिवर्तन दिखाई दे रहा है कि अब भाजपा के नेता हेमंत सोरेन पर भ्रष्टाचार को लेकर हमले नहीं कर रहे हैं, उनको भ्रष्टाचारी नहीं बता रहे हैं। लोकसभा चुनाव के समय भाजपा के हर एक नेता में होड़ लगी थी कि किस तरह से हेमंत सोरेन को ज़्यादा से ज़्यादा भ्रष्टाचारी बताया जाए। सोशल मीडिया के पन्ने रंग दिए जाते थे। प्रधानमंत्री मोदी भी नोटों के मिलने का जिक्र करते थे। उसी समय आलमगीर आलम के प्राइवेट सेक्रेटरी और नौकर के घर 32 करोड़ की बरामदगी भी हुई थी। आलमगीर आलम की गिरफ्तारी भी हुई थी। प्रधानमंत्री ने झारखंड की अपनी चुनावी सभाओं में इस मुद्दे को बहुत ज़ोर शोर से उठाया भी था। चंपई सोरेन तब मुख्यमंत्री थे और वे अपनी सरकार को हेमंत सोरेन गवर्नमेंट पार्ट 2 बताते थे। अब चंपई सोरेन भाजपा में आ चुके हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा ने हाल ही में मीडिया को बताया था कि वे पिछले 5-6 महीने से चंपई सोरेन के संपर्क में थे। तो क्या आलमगीर आलम के करीबी लोगों के यहाँ पैसों की बरामदगी और उनकी गिरफ्तारी के पीछे तत्कालीन मुख्यमंत्री और अब कोल्हान में भाजपा की उम्मीद बन चुके चंपई सोरेन या उनसे जुड़े लोगों की कोई भूमिका थी? भ्रष्टाचार दोस्तों झारखंड में आम बात है और ये कोई पहली सरकार नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार होता हो। पहली सरकार से लेकर आज तक सब सरकारों में भ्रष्टाचार रहा है। लेकिन जिस मंत्री के विभाग में फिलहाल भ्रष्टाचार की चर्चा सबसे ज़्यादा होती है, उसके बदले आलमगीर आलम से जुड़े लोगों के यहाँ छापेमारी हुई और बिल्कुल सटीक छापेमारी हुई। तो इसका मतलब है कि मुखबिरी हुई थी और मुखबिरी करने वाला सरकार के अंदर का ही आदमी था। और अगर उस समय सरकार का मुखिया ही भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में था तो बहुत संभव है कि ईडी को सरकार के अंदर से टिप मिली हो। लेकिन भाजपा को हेमंत सोरेन को जेल भेजने का, आलमगीर आलम को गिरफ्तार करने का और पैसों की बरामदगी का कोई फ़ायदा लोकसभा चुनाव में हुआ नहीं। उल्टे 3 सीटों का नुकसान हो गया। तो अब देखिए, भाजपा के लोग हेमंत सोरेन को भ्रष्टाचारी नहीं बता रहे। अब उनके एजेंडे में वादा खिलाफी नाम का एक नया शब्द जुड़ गया है। जनता से भाजपाई पूछ रहे हैं कि मिला क्या? यानी 2019 में हेमंत सोरेन ने जो चुनावी वायदे किए थे वो आपको मिला क्या? इसके जवाब में झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग भी मोदी के 15 लाख का जुमला और हर साल 2 करोड़ नौकरी जैसे वादों की याद दिला रहे हैं। और इसके अलावा भाजपा का जो मुख्य मुद्दा है वो है संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठ, डेमोग्राफी में बदलाव और कई इलाकों में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि। भारतीय जनता पार्टी को अच्छे से मालूम है कि संथाल परगना में इस मुद्दे का बहुत ज़्यादा फायदा नहीं मिलेगा, लेकिन वह पूरे झारखंड में हिंदू, आदिवासी और मुसलमानों का डिवीज़न कराने में लगी है। बांग्लादेशी मुसलमानों का मुद्दा उठाकर वह हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण कराने की कोशिश में भी जुटी है। लेकिन आदिवासी, मूलवासी और प्रवासी में बटे झारखंड में यह मुद्दा कितना प्रभावी होगा, यह देखने वाली बात होगी। लोकसभा चुनाव में तो भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ नहीं मिला। उल्टे अपनी सभाओं में हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने तो मान लिया है कि सबसे ज़्यादा बांग्लादेशी घुसपैठ तो असम से ही होती है, तो वे इस घुसपैठ को रोकते क्यों नहीं हैं, झारखंड पर क्यों तुले हुए हैं? और ऐसा कहकर हेमंत सोरेन घुसपैठ का ठीकरा वापस हिमंता बिस्वा शर्मा पर ही फोड़ रहे हैं। लेकिन भाजपा को लगता है कि विधानसभा चुनाव में यह मुद्दा काम करेगा, इसलिए उसने चंपई सोरेन और लोबिन हेम्ब्रम जैसे नेताओं को झारखंड मुक्ति मोर्चा से लाकर यही वाली स्क्रिप्ट पकड़ा दी है कि संथाल परगना में घुसपैठ और डेमोग्राफी पर बोलते रहिए। लेकिन 1932 की बात करते करते लोबिन हेम्ब्रम ने रातों रात हरी कमीज उतारकर भगवा बुशर्ट पहन लिया, तो उनकी बात अब आदिवासियों को कितना अपील करेगी, यह भी एक सवाल है। चंपई सोरेन के बीजेपी में आने पर ऐसा प्रचार किया गया था जैसे अब पूरा कोल्हान ही भगवामय हो जाएगा और 14 में से ज़्यादातर सीटें बीजेपी जीत ले जाएगी। लेकिन चंपई सोरेन की सक्रियता का आलम यह है कि ज़्यादातर समय वे अपने विधानसभा क्षेत्र सरायकेला को दे रहे हैं। आज प्रधानमंत्री के जमशेदपुर आगमन और भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा को लेकर
जमशेदपुर में भाजपा की बैठक हुई। इसमें संगठन के लोग तो थे ही, प्रमुख लोग थे, महामंत्री थे, संगठन मंत्री थे, लेकिन बाबूलाल मरांडी थे, प्रदेश अध्यक्ष अर्जुन मुंडा थे, मधु कोड़ा भी थे, लेकिन चंपई सोरेन इस बैठक में नहीं थे। जिस तरह कोल्हान के सबसे बड़े नेता के रूप में उनकी एंट्री कराई गई तो उन्हें इस बैठक में होना चाहिए था। फिर चंपई सोरेन इस बैठक में क्यों नहीं थे? अखबारों से पता चला कि वे हिमंता बिस्व शर्मा से मिलने गए थे। तो क्या प्रधानमंत्री के मंच से उनकी एक बार फिर लॉन्चिंग का इंतज़ार होगा और उसके बाद चंपई सोरेन पूरी तरह से लगेंगे कोल्हान में, या फिर कोई और कारण है? यह तो भाजपा के नीति निर्धारक लोग ही अच्छी तरह से बता सकेंगे। लेकिन भाजपा दोस्तों अंदर से बुरी तरह से हिली हुई है। भाजपा के लोग ही मानते हैं कि मुख्यमंत्री मैया योजना गेम चेंजर साबित हो सकती है। इस योजना के जरिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन प्रमंडलों का दौरा कर रहे हैं, अपनी बातें भी रख रहे हैं, भाजपा को निशाने पर भी ले रहे हैं। और अब उन्होंने इस योजना को 18 से 21 साल तक की युवतियों के लिए भी लाने की घोषणा कर दी है। पहले 21 से 50 साल तक की महिलाओं के लिए था। और इस योजना की लोकप्रियता के कारण ही भाजपा के सह चुनाव प्रभारी हिमंता बिस्व शर्मा को यह बयान देना पड़ा कि भाजपा अक्टूबर में मैया योजना से भी बड़ी योजना लाएगी। लेकिन तब तक जिन महिलाओं को मैया योजना की 2 या 3 किस्त की राशि मिल चुकी होगी, वे अपने अकाउंट में आए हुए पैसों पर ज़्यादा भरोसा करेंगी या भाजपा की घोषणा पर? यह भी एक सवाल है। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि हेमंत सोरेन सरकार ने कोई बहुत अच्छा काम किया है या बहुत उपलब्धियां उसके खाते में हैं। नौकरियों के मसले पर सरकार मुंह दिखाने की स्थिति में नहीं है। विकास भी बहुत ज़्यादा हुआ वैसी कोई बात नहीं है। लेकिन अब जबकि चुनाव में 2-3 महीने रह गए हैं, सरकारी भर्ती की रफ्तार अचानक से बढ़ गई है। सरकार को अच्छे से मालूम है कि जनता की याददाश्त, जनता की मेमोरी बहुत छोटी होती है। उत्पाद सिपाही और जेएसएससी सीजीएल 2 ऐसी परीक्षाएं हैं जिनको मिला दें तो 11 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे। फिर महिला पर्यवेक्षिका और टाइपिस्ट जैसी परीक्षाएं सितंबर के महीने में होनी हैं। अगर ये परीक्षाएं हो गई और रिजल्ट आ गया, और साथ ही आईटीआई इंस्ट्रक्टर और नगरपालिका जिसका रिजल्ट अभी रुका है 9-10 महीने से, वो चुनाव के पहले निकाल दिया गया, नौकरी दे दी गई, तो पिछले सारे शिकवे और सारी शिकायतें ख़त्म हो जाएंगी। और मुझे लगता है कि हेमंत सोरेन और उनके सलाहकार इसी लाइन पर सोच रहे हैं कि लेट से नौकरी दो, ज़्यादा नौकरी दो, ताकि पुराने शिकवे शिकायत सब दूर हो जाए और जिनको नौकरी मिल जाएगी फिर तो वे सरकार के समर्थक हो ही जाएंगे। लेकिन भाजपा भी पूरी मेहनत कर रही है। लेकिन दिक्कत यह है कि बाहरी नेताओं को तरजीह दिए जाने से, ऊपर से लाकर नेताओं को उसके सिर पर बैठा दिए जाने से, वैसा कार्यकर्ता जो बूथ पर खटता था, आम लोगों तक पहुंचता था, उनको कन्विंस करता था, विरोधियों के आगे डटकर खड़ा हो जाता था, उनसे लड़ता था, वो हताश है। आप देखिए कि पिछले 5 साल में ज़िलों में भाजपा ने कितने कार्यक्रम सरकार के खिलाफ किए। तो कार्यकर्ता ना उम्मीद है। भाजपा में सिर्फ अब वैसे लोग हावी हैं जिनके पास पैसा है। और भाजपा को भी अब स्वयंसेवक नहीं चाहिए, कार्यकर्ता नहीं चाहिए, वैसे लोग चाहिए जिनके पास साधन हो, जो अपने खर्च पर घूमें, प्रभारी बने, गणेश परिक्रमा करें, बड़े नेताओं को खुश करें। बसों में चलने वाला, किसी मित्र परिचित के घर में रुकने वाला कल्चर तो अब बीजेपी में बचा नहीं। तो गरीब कार्यकर्ताओं की पूछ भी नहीं बची। फॉर्च्यूनर और जगुआर, ऑडी, मर्सिडीज़ वालों की पूछ बढ़ गई है। इसलिए भाजपा ऊपर तो बहुत मेहनत करती दिखाई देती है, लेकिन आम कार्यकर्ता अपने ही नेताओं को गाली देता है। झारखंड में किसी नेता को बीजेपी का आम कार्यकर्ता या समर्थक एक नए पैसे की इज्जत नहीं देता, उल्टे गाली देता है। हिंदुत्व और मोदी के नाम पर बीजेपी की गाड़ी चल रही है। 2024 में भाजपा ने तर्कश के सारे तीर छोड़ दिए हैं। लेकिन हेमंत सोरेन के सामने यह समस्या है कि इंडिया अलायंस में उन्हें चुनाव लड़ने के लिए इतनी सीटें ही नहीं मिलती कि वे अपने दम पर बहुमत ला सकें। 2019 में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 41 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 30 सीटें जीती थीं। यानी जेएमएम की सफलता की दर, जिसे स्ट्राइक रेट कहते हैं, 73% से ज़्यादा थी। वहीं कांग्रेस ने 31 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 16 सीटें जीती थी और उसका स्ट्राइक रेट 51.61 रहा था। आरजेडी ने 7 सीटों पर चुनाव लड़ा और सिर्फ 1 सीट जीत पाई, और वो भी सत्यानंद भोक्ता थे, जो बीजेपी का टिकट नहीं मिलने पर बागी उम्मीदवार के रूप में आरजेडी से चुनाव लड़ गए थे। आरजेडी का स्ट्राइक रहा 14%।
तो 2019 से 2024 तक के कार्यकाल में 3 सरकारें बन चुकी हैं, 2 बार हेमंत सोरेन, 1 बार चंपई सोरेन, और इनमें कांग्रेसी मंत्रियों का परफॉर्मेंस सबसे खराब रहा है। जनता की बात छोड़ भी दें तो यहाँ तो कांग्रेसी ही अपने मंत्रियों के कामकाज से खुश नहीं है, और चुनावी माहौल में हवा का रुख देखकर पता लग जाता है कि माहौल किधर जा रहा है। फिलहाल झारखंड में भाजपा परिवर्तन संकल्प रैली करने जा रही है, लेकिन ज़मीन पर आम आदमी में बदलाव की छटपटाहट अभी दिख नहीं रही है। लेकिन जेएमएम के लिए संकट यह है कि ज़्यादातर लोग, चाहे पत्रकार हों, राजनीति पर नज़र रखने वाले लोग हों, सभी कह रहे हैं कि इस बार कांग्रेस को नुकसान होगा चुनाव में और उसके सीटों की संख्या घटेगी। इधर इस बार माले के लिए भी 2-3 सीट छोड़ने की बात हो रही है, आरजेडी का अपना दावा है। तो ऐसे में अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा अपना पुराना प्रदर्शन दोहरा भी लेता है और कांग्रेस नीचे आ जाती है, बाकी दलों को सीट देने का फ़ायदा नहीं होता है, तो हेमंत सोरेन के लगातार दूसरी बार सत्ता में आने की उम्मीदों पर ग्रहण लग सकता है। इसलिए सीटों का बंटवारा एक ऐसा मुद्दा है जिसको अगर हेमंत सोरेन ने ठीक से हैंडल नहीं किया, ठीक से डील नहीं किया और ज़्यादा से ज़्यादा सीटें अपने पास नहीं रखी, तो अच्छा प्रदर्शन होने के बावजूद जीत की संभावनाएं उनके लिए मुश्किल हो सकती हैं। दोस्तों, इस वीडियो पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी कर लीजिए, हो सके तो ज्वाइन कर लीजिए, थोड़ा समर्थन, थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार।